नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां, कि राजस्थान में जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो राजस्थान में जब हम जल संरक्षण की विधियों की बात करते हैं तो दो प्रकार की विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां हैं, तो एक तो है परंपरागत जल संरक्षण की विधियां और दूसरी है आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। अब परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक वर्षा जल पर आधारित, यानी कि ऐसे जल संसाधन जिसमें वर्षा का जल संरक्षित किया जाता है वे वर्षा जल आधारित होती है, और कुछ ऐसे जल संसाधन हैं जिनमें भूमि के जल का संरक्षण किया जाता है, जिन्हें भूजल आधारित परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कहते हैं। अब इसमें से कुछ विधियों के बारे में हमने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया। आज हम कुछ और अन्य जल संरक्षण की जो परंपरागत विधियां हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खड़ीन के बारे में। किसके बारे में? खड़ीन। और खड़ीन को लेके राजस्थान में या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि खड़ीन क्या होती है, उसके बाद खड़ीन का प्रारंभ कब से हुआ है, और राजस्थान में खड़ीन का सबसे ज्यादा प्रचलन कहां है, और उसके बाद खड़ीन में जो जल या वर्षा जल का संरक्षण होता है उसका प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। आप समझना, सबसे पहले खड़ीन। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि के अंतर्गत क्या आता है? खड़ीन। अब खड़ीन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में, कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए एनीकट या समतल मैदान खड़ीन कहलाते। सबसे पहले तो खड़ीन को समझना कि जो खड़ीन है, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो ये बालू का स्तूप है, ये देखिए यह बालू का स्तूप है। तो इन बालू का स्तूपों के बीच में जो
वर्षा जल संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? समतल मैदान या एनीकट बनाए जाते हैं, ताकि वर्षा का जल यहां पर आकर क्या हो जाए? जमा हो जाए। और जब वर्षा का जल जमा होगा तो इस क्षेत्र में मिट्टी में नमी रहेगी, और जब मिट्टी में नमी रहेगी तो इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से कृषि के लिए किया जाएगा। और इन समतल मैदानों में, खड़ीन में जो विशेष प्रकार की कृषि की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। यानी कि किस तरह से, यहां कोई भी बालू का स्तूप है, इस तरह से पश्चिमी राजस्थान में जो बालू का स्तूप है, तो इन बालू का स्तूपों के बीच में जो है क्या बनाए जाते हैं? समतल मैदान बनाए जाते हैं। और इन समतल मैदान में जो है क्या किया जाता है? वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। यहां देखिए, यहां खड़ीन है। खड़ीन तो क्लियर हो गया। यह ध्यान रखना, खड़ीन जो है वह सदैव मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस तरह से देखिए, बालू का स्तूपों के बीच में पानी का जमाव रहता है। और जब पानी का जमाव रहता है तो यहां पानी धीरे धीरे भूमिगत जल में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये भूमिगत जल में रहता है तो मिट्टी में नमी बनी रहती है। और जब मिट्टी में नमी रहती है तो उसमें यदि हम कृषि कार्य करते हैं तो फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। और इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि पश्चिमी राजस्थान में या जैसलमेर में की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। तो पहले तो क्लियर हो गया, खड़ीन कहां मिलेगी? मरुस्थलीय प्रदेशों में। और बालू का स्तूपों के बीच में जो है समतल भू मैदान या एनीकट बनाकर वर्षा के जल को रोका जाता है, संरक्षित किया जाता है। अब बात आती है कि खड़ीन की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, खड़ीन जो है यहां परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि है। इसमें वर्षा का जल संरक्षित किया जाता है, और वह भी किसके लिए? कृषि कार्यों के लिए संरक्षित किया जाता है। और इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा की गई है। तो देखिए, बात करते हैं इसके प्रारंभ की। राजस्थान में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण हेतु खड़ीन का प्रारंभ जैसलमेर में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। ये ध्यान रखना, खड़ीन की जो शुरुआत हुई थी वह 15वीं शताब्दी में हुई, और जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन की शुरुआत की। इसीलिए यहां से कई बार प्रश्न आता है कि जैसलमेर के
जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन कहलाती। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, तो खड़ीन कहलाती। या जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, खड़ीन। और कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन का संबंध किस राज्य से है, तो राज्य पूछा जाए तो राजस्थान, और राजस्थान में भी यदि पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में भी यदि आपसे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कौन सा है, जैसलमेर। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में। यानी कि यदि राजस्थान में भी पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा जाता है तो हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में भी सबसे ज्यादा प्रचलन किस जिले में है, तो जैसलमेर। अब क्यों है, क्योंकि राजस्थान में जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में है, जैसलमेर में। और जहां पे बालू का स्तूप, रेत के टीले या धोरे ज्यादा होंगे वहां पे खड़ीन का प्रचलन सर्वाधिक होगा, और राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, खड़ीन का सर्वाधिक प्रचलन कहां है, जैसलमेर में। इसका कारण क्या है, इसका कारण है राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है, और यही कारण है कि खड़ीन सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर में। और यदि हम वर्तमान में बात करें तो जैसलमेर में लगभग 19 खड़ीन क्षेत्र है जहां पे परंपरागत जल संरक्षण की विधि के द्वारा वर्षा का जल संरक्षित किया जाता है। अब यहां पर खड़ीन के दौरान जब बालू का स्तूपों से वर्षा का जल ढलान में नीचे आता है और उसके कारण खड़ीन के दौरान ही अस्थायी झील का निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, पलाया झीलें कहा जाता है। तो देखिए खड़ीन के दौरान बनने वाली अस्थायी झील पलाया झील
नमकीन झील, टॉड झील, दलदली क्षेत्र, रन या टाट, कहलाता है। यानी कि जब खड़ीन का निर्माण किया जाता है तो जब बालू का स्तूपों से वर्षा का जल खड़ीन में जमा होता है, यानी कि जो एनीकट और समतल मैदान बनाया जाता है, इस समतल मैदान में जब वर्षा का जल क्या होता है, एकत्र होता है, तो क्या बनती है, अस्थायी झील बनती है। जैसे यहां दिख रहा होगा एक झील के समान अस्थायी झील होती है। इन्हें क्या कहा जाता है, पलाया झील कहा जाता है। और यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील कहां है, तो सर्वाधिक पलाया झील कहां होगी, जहां पे खड़ीन सबसे ज्यादा होगी। और खड़ीन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां है, जैसलमेर में। इसीलिए पलाया झीलें भी सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर। पहला पॉइंट। अब यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यह 33 सागर का अवशेष माना जाता है। और इस कारण सागरीय जल जो है कैसा होता है, खारा, नमकीन होता है। तो जब खड़ीन के दौरान जो अस्थायी झील बनती है, उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी जो है, जिसे हम रेतीली बलुई मिट्टी कहते हैं, जिसमें लवणता होती है, वह लवणता इस जल में जमा हो जाती है या घुल जाती है। और जिसके परिणाम स्वरूप खड़ीन के दौरान जो अस्थायी झील पलाया झील है, वह नमकीन या खारे पानी में बदल जाती है। तो उसी झील को क्या कहा जाता है, टॉड झील कहा जाता है। तो देखिए, अस्थायी झील तो होगी वह पलाया झील, और वही यदि नमकीन या खारे पानी की झील के रूप में होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टॉड झील कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यहां पर वाष्पीकरण के दौरान और यहां पे जो रेतीली बलुई मिट्टी है, जिसमें जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो पानी जो है भूमि में चला जाता है, मिट्टी में जो है नमी के रूप में जमा हो जाता है। और इसके कारण खड़ीन में एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, रन या टॉट कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक रण क्षेत्र कहां पर है, तो सर्वाधिक रण या रण क्षेत्र जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि यह सभी किससे संबंधित है, खड़ीन से। जहां खड़ीन ज्यादा होगी वहां पर ही पलाया झीलें भी ज्यादा होगी, टॉड झीलें भी ज्यादा होगी और रण क्षेत्र भी ज्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ा रण पूछा जाता है तो सबसे बड़ा जो रण है वह है थोब रण, जो कि बाड़मेर जिले में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रण माना जाता है, थोब रण। लेकिन सर्वाधिक रण कहां है, संख्या पूछी जाती है तो वहां जैसलमेर में है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में हैं, जबकि सबसे बड़ा रन थोब रन बाड़मेर में। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि खड़ीन के दौरान जो वर्षा जल का संरक्षण होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो ध्यान रखना, खड़ीन का प्रयोग खड़ीन का प्रयोग
कृषि कार्य हेतु किया। यहां ध्यान रखना, खड़ीन का प्रयोग यानी कि खड़ीन एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है और उसमें जो वर्षा का जल संरक्षित होता है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो कृषि कार्य के लिए किया जाता है, क्योंकि जो समतल मैदान या एनीकट बनाए जाते हैं वहां नम भूमि क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर फसल बोई जाती है और इसीलिए खड़ीन का प्रयोग मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए किया जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में या जैसलमेर में की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। और खड़ीन में सर्वाधिक गेहूं और चना का उत्पादन किया जाता है, यह भी ध्यान रखना। खड़ीन में गेहूं तथा चना, रबी की फसल का उत्पादन किया। यहां भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि खड़ीन में कौन सी फसल का उत्पादन होता है, तो रबी की फसल का उत्पादन होता है, क्योंकि मानसून काल में, वर्षा काल में जो है खड़ीन तैयार की जाती है कि बालू का स्तूपों के मध्य एक समतल भूमि या एनीकट तैयार किया जाता है जिसमें वर्षा का जल संरक्षित रहता है। और जब मानसून चला जाता है उसके बाद वहां पे जो भूमि की नमी होती है उस नमी में या उस क्षेत्र में जो है रबी की फसल बोई जाती है, मुख्य रूप से गेहूं और चना बोया जाता है। तो ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि खड़ीन में कौन सी फसल का उत्पादन होता है, तो रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। और खड़ीन का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कृषि कार्य के लिए ही किया जाता है। अब शायद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि खड़ीन का प्रारंभ कब हुआ था, राजस्थान में खड़ीन सबसे ज्यादा कहां पर है, और खड़ीन में जो वर्षा का जल संरक्षित होता है उसका उपयोग किस हेतु किया जाता है, और खड़ीन के अंतर्गत कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यह था राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि के अंतर्गत खड़ीन। इसके बाद एक और है जिसे कहा जाता है कुई, यानी कि एक छोटा कुआं, गहरा और छोटा कुआं होता है, उसे हम कुई कहते हैं। अब कुई जो है यहां भूजल संरक्षण की विधि है। किसकी है, भूजल संरक्षण की विधि। अब कुई को समझना क्या होता है, तो देखिए कुई, जिसे स्थानीय भाषा में कई जगह जो बड़ा कुआं होता है उसे तो बेरा कहा जाता है और जो छोटा कुआं होता है उसे बेरी कहा जाता है। तो कुई या इसे क्या कहते हैं, बेरी। अब यह कहां होती है यह पता होना चाहिए। देखिए राजस्थान में तालाब, झील या अन्य जल स्रोत के किनारे पर, कि कोई भी तालाब है, झील है या अन्य कोई जल स्रोत है, तो उसके किनारे पर निर्मित 10 से 15 मीटर गहरा गर्त या जलकुंड
कुई क्या होता है कि कोई भी तालाब है, झील है या फिर अन्य कोई जल संसाधन है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, यहां एक जो है क्या है, कोई भी एक जल स्रोत है। यहां अब इसके किनारे पर जो है एक गहरा क्या बनाया जाता है, इस तरह से गहरा क्या बनाया जाता है, एक कुंड बनाया जाता है या गर्त। यहां एक गहरा, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल रिसाव को, भूमिगत जल रिसाव को संरक्षित करना। यानी कि कोई भी तालाब है, झील है, उसके किनारे पर एक छोटा सा गहरा कुंड बनाया जाता है ताकि यदि इस तालाब या झील का जल जो भूमि में जाता है, जो भूमिगत होता है, तो वह धीरे धीरे इसमें क्या हो जाए, जमा हो जाए, ताकि भूमिगत जल का क्या हो, संरक्षण हो। और इसीलिए कुई जो है यह भूजल आधारित जल संरक्षण की क्या है, विधि है। यह ध्यान रखना, यह परंपरा से चली आ रही है, लेकिन इसका उद्देश्य भूजल को संरक्षित करना है। और जो कुई का जल होता है वह मुख्य रूप से पेयजल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कुई में संरक्षित जल का प्रयोग मुख्यतः पेयजल के रूप में किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कुएं में जो जल आता है इसका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जब महिलाएं तालाब पर या झील पर पानी भरने जाती है तो वह तालाब या झील का पानी नहीं लाती है, वह तालाब और झील के किनारे बनी कुएं से पानी को सींच कर लाती है। और इसका मुख्य रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है, पेयजल में, क्योंकि इसमें लवण नहीं होते हैं।
यानी स्वच्छ जल होता है और स्वच्छ जल के कारण इसका प्रयोग मुख्य रूप से पेयजल के रूप में किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में कुएं का सर्वाधिक प्रचलन कहां है। अब यहां पे समझना, हमने कहा कि कुएं का प्रयोग कहां किया जाता है या निर्माण कहां किया जाता है, तालाब के किनारे, यानी उन क्षेत्रों में ज्यादा होगा जहां पर भूमिगत जल का रिसाव ज्यादा होता है। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जहां पे रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार है और रेतीली बलुई मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है, जल धारण क्षमता नहीं होती है। रेतीली बलुई मिट्टी में थोड़ा सा भी यदि आप पानी डालोगे, वर्षा होगी, कुछ समय बाद पता चलेगा कि वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, सब कहां चला जाता है, भूमि में। यानी कि भूमिगत जल क्या होता है, भूमि में चला जाता है। तो यह जो भूमिगत जल है इसके रिसाव को संरक्षित करने के लिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, यानी कि विशेष रूप से राजस्थान की जो सीमावर्ती जिले हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में जो है कुएं का प्रचलन सर्वाधिक है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक कुएं का सर्वाधिक प्रचलन कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कुएं का सर्वाधिक प्रचलन है, यानी कि कुएं का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है। और जो कुएं का निर्माण करता है उसे छेजारा कहा जाता है, यह ध्यान रखना। कुएं का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है, छेजारा कहलाता है। तो इस तरह से यहां राजस्थान में भूजल आधारित संरक्षण, जल संरक्षण की विधि है, इसलिए ध्यान रखना इसको हम वर्षा आधारित जल संरक्षण की विधि में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें भूमिगत जल का क्या होता है, रिसाव होता है, वही रिसाव इसमें जल के रूप में संरक्षित रहता है। क्लियर? बात करते हैं एक और राजस्थान में जल संरक्षण की विधि का, और अगला है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, तालाब। सब जानते हैं तालाब क्या होते हैं, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जो नगरीय क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं उनके समीप भी जो है भूजल और वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए एक निश्चित सीमा का जो है निर्धारण होता है, जिसमें जो है जल संरक्षित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तालाब। तालाब क्या है कि राजस्थान में भूजल और वर्षा जल को एक निश्चित सीमा तक संरक्षित और संग्रहित करने के उद्देश्य से बनाया गया जल स्रोत होता है। तालाब जिसे हम पॉन्ड के नाम से जानते हैं। राजस्थान में भूजल तथा वर्षा जल को एक
निश्चित सीमा तक संग्रहित तथा संरक्षित करने हेतु बनाया गया जल स्रोत तालाब कहलाता है। और तालाब जो है यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगरीय क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के सीमावर्ती भागों में मिलते हैं। अब तालाब का जो उपयोग है वह किसके लिए किया जाता है? तो तालाब के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, पेयजल के लिए किया जाता है और सबसे प्रमुख मत्स्य पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में तालाब में संग्रहित तथा संरक्षित जल का उपयोग पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, आदि के रूप में किया जाता है। यानी कि तालाब जो है इसमें जो जल राशि जो है वह काफी ज्यादा होती है। यह देखिए, इसमें जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और जल राशि अधिक होने के कारण इसके जल का प्रयोग पेयजल के साथ साथ सिंचाई और मत्स्य पालन के रूप में भी किया जाता है। और आपने नाम सुना होगा उदयपुर में बड़ी तालाब, जो कि राजस्थान में एक प्रमुख मत्स्य संग्रहण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो इसीलिए जो तालाब जो होते हैं यहां मत्स्य संग्रहण केंद्र के रूप में भी जाने जाते हैं। क्लियर? अब आता है कि राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई, राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक दक्षिण राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़,
बांसवाड़ा आदि जिलों में की जाती। यहां भी ध्यान रखना कि राजस्थान में जो है तालाबों द्वारा सिंचाई, दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं सबसे ज्यादा भीलवाड़ा, उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, इन जिलों में की जाती है। तो कई बार हमें रीजन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। उदयपुर, रीजन में की जाती है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि राजस्थान में जो है कुछ प्रमुख तालाब हैं जो हमें एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः जब सिंचाई की बात आती है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है, उसके बाद नहरों द्वारा होती है, और उसके बाद तीसरा जो नंबर आता है वह तालाबों द्वारा होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसीलिए राजस्थान में तालाब मुख्य रूप से सिंचाई के संसाधन नहीं है। सिंचाई जो तालाबों से होती है वह केवल और केवल उदयपुर रीजन के जो जिले हैं, जिसमें उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, यहीं पर होती है। यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में तालाब तो है, लेकिन उसका प्रयोग पेयजल के रूप में किया जाता है, न कि सिंचाई के रूप में। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख तालाब जो हमें एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख तालाब। और राजस्थान के प्रमुख तालाबों में बात करते हैं तो सबसे पहले हैं गढ़सीसर तालाब। और गढ़सीसर तालाब राजस्थान के जैसलमेर में। तो क्लियर हो गया। सबसे पहला तालाब कौन सा है? गढ़सीसर। इसके बाद दूसरा है बड़ी तालाब, यहां उदयपुर में, जो कि एक तरह से मत्स्य संग्रहण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा है लाखोटिया तालाब, यहां पाली में। रोडिया तालाब, यहां भी कहां पर है? पाली में। इसी तरह से सरेरी तालाब, यहां भीलवाड़ा जिले में। इसी प्रकार है मुरलिया तालाब, मुरलिया तालाब यहां कहां पर है?
चित्तौड़गढ़ में। इसी तरह से सेना पानी तालाब, और सेना पानी तालाब भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसी प्रकार है कीर्ति मोरी तालाब, कीर्ति मोरी तालाब यह बूंदी में है। इसी तरह से है हिंडोली तालाब, यहां भी इसके बाद है किशोर तालाब, यहां कोटा में। पन्ने साहा का तालाब यह झुंझुनू में। और एक है तालाब शाही, जो कहां पर है? तो इस तरह से राजस्थान में कुछ प्रमुख तालाब हैं जिनका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी तालाब जो है वह काफी चर्चित है, जैसे किशोर बाग तालाब या किशोर तालाब कहते हैं कोटा में, जिसके किनारे 7 वंडर्स बने हुए हैं, जो कि पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। इसी तरह से जैसलमेर का गढ़सीसर तालाब यह भी एक पर्यटन केंद्र है, जबकि बड़ी तालाब उदयपुर की बात करें तो यह एक मत्स्य संग्रहण केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से राजस्थान में तालाब का जो प्रचलन है वह प्राचीन काल से परंपरागत जल संरक्षण के लिए किया जाता है, जिसमें भूजल का भी संरक्षण होता है और भूजल वर्षा जल जो भूजल के रूप में प्राप्त होता है उसी का भी संरक्षण किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यह था राजस्थान में जल संरक्षण के अंतर्गत एक प्रमुख विधि। इसके बाद अगली विधि की बात करें तो वह है झालरा। झालरा भी राजस्थान में जो है किसके अंतर्गत आती है? जल संरक्षण की विधि। और यह जो झालरा है यह वर्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। तो बात करते हैं झालरा की। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो झालरा शब्द है वह किस भाषा से बना है। तो जो झालरा शब्द है वह संस्कृत भाषा के झलरी शब्द से बना है। झालरा शब्द संस्कृत भाषा के झल्लरी शब्द से बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी वस्तु की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया लटकने वाला किनारा, जिसका शाब्दिक अर्थ
किसी वस्तु की शोभा बढ़ाने हेतु बनाया गया लटकने वाला किनारा। अब देखिए, झालरा शब्द झलरी शब्द से बनाए और इसका अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु यदि उसकी शोभा बढ़ानी है, उसकी सुंदरता बढ़ानी है, तो उसके किनारों को जो है लटकाया जाता है। और आपने देखा होगा जब आप कभी पेंटिंग करते हैं, चाहे कोई भी किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसको किनारे को एक विशेष आकृति दी जाती है, जिसके कारण वह वस्तु ज्यादा जो है सुंदर मनमोहक हो, और जिसे हम क्या कहते हैं, झलरी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ध्यान रखना, झालरा भी इसी प्रकार से जो है उच्च भूमि क्षेत्र की शोभा बढ़ाता था और साथ ही वह भूमिगत जल के रिसाव को संरक्षित करता था, और इसीलिए यह भी एक जो है वर्षा जल संरक्षण की क्या है, विधि। अब प्रश्न आता है कि झालरा शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में किया गया, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए झालरा क्या होता है। तो देखिए, झालरा उच्च भूमि क्षेत्र में, उच्च भूमि क्षेत्र में वर्षा जल के रिसाव को, वर्षा जल के रिसाव को संरक्षित करने हेतु संरक्षित करने हेतु उसकी तलहटी में बनाया गया जलकुंड झालरा कहलाता है। यानी कि कोई भी उच्च भूमि क्षेत्र है और जब वहां वर्षा का जल धीरे धीरे कहां आता है, नीचे आता है, तो उच्च भूमि क्षेत्र से वर्षा का जल जो नीचे की ओर रिसाव होता है, उसका संरक्षण करने के लिए तलहटी में एक क्या बनाया जाता है, जल कुंड बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, झालरा कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि झालरा जो है इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया, या झालरा के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो ध्यान रखना, झालरा का साहित्यिक दृष्टि से सबसे पहले जो उल्लेख किया था वह किया था शिवकरण पांचोली। शिवकरण पांचोली ने अपनी बही जो कि विक्रमी संवत 1730 में जो केसरी सिंह के झालरे के रूप में की गई, यानी कि आपको पता होना चाहिए झालरे का सर्वप्रथम उल्लेख शिवकरण पांचोली ने अपनी
बही में किया। झालरे का सबसे पहले उल्लेख उन्होंने किया और उन्होंने विक्रमी संवत 1730 में जो केसरी सिंह का झालरा है उस झालरे के रूप में किया। अब आता है कि झालरे का जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना झालरे के जल का उपयोग पेयजल के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग या तो धार्मिक कार्य के रूप में या सामूहिक स्नान या अन्य कार्यों में किया जाता है, पेयजल के रूप में नहीं किया जाता है। झालरे के जल का प्रयोग धार्मिक कार्य, सामूहिक स्नान एवं अन्य कार्य हेतु किया जाता है। यह ध्यान रखना झालरे के जल का प्रयोग पेयजल के रूप में नहीं किया जाता है। इसके प्रयोग सामान्यतः धार्मिक कार्य हो या सामूहिक स्नान हो या अन्य कोई कार्य हो उसके लिए किया जाता है। अब हमारा यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि झालरा जो कि वर्षा जल संरक्षण की विधि है और जो उच्च भूमि क्षेत्र होते हैं उनकी तलहटी में बनाए जाते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में झालरे का सर्वाधिक प्रचलन कहां है, तो राजस्थान में झालरे का सबसे ज्यादा प्रचलन जोधपुर में, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा झालरा कहां पर है, तो जोधपुर में। और जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी तलहटी में विभिन्न प्रकार के जो है आपको झालरे मिलते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा पांचोली केसरी सिंह का झालरा है, तूरजी का झालरा है, महिला बाग झालरा है। तो इस तरह से कई झालरे आपको मिलते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख झालरे कौन कौन से हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में झालरा सर्वाधिक राजस्थान में झालरा सर्वाधिक जोधपुर में है। अब जोधपुर में कौन कौन से झालरे हैं, तो देखिए सबसे पहला है पांचोली केसरी सिंह का पांचोली केसरी सिंह का झालरा। अब यहां राजस्थान का सबसे पहला निर्मित झालरा है, यह ध्यान रखना। राजस्थान का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान जिसका निर्माण जोधपुर के शासक
जसवंत सिंह प्रथम के दीवान, जिनका नाम था पंचोली केसरी सिंह, पांचोली केसरी सिंह रामचंदोत के द्वारा कहां करवाया गया? रायका बाग महल के पूर्वी ढाल के समीप करवाया गया। द्वारा रायका बाग महल कहां पर है? या जोधपुर में के पूर्वी द्वार के समीप करवाया गया। यह ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे पहला झालरा है पांचोली केसरी का झालरा। देखिए, हमने कहा है कि झालरे का सर्वप्रथम जो है वह शिवकरण ने पांचोली बही में किया। यानी कि सबसे पहले उल्लेख शिवकर्ण ने एक बही लिखी जिसका नाम था पांचोली बही, उसमें किया। और इसमें राजस्थान का जो सबसे पहला झालरा जिसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम के जो दीवान थे पांचोली केसरी सिंह रामचंदोत, उन्होंने जोधपुर में जो रायका बाग महल है उसके पूर्वी द्वार के समीप इसका निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान का सबसे पहला झालरा है। इसके बाद दूसरा आता है तूरजी का झालरा। और तूरजी का झालरा यह भी कहां पर है? जोधपुर में। और पांचोली केसरी सिंह का झालरा भी कहां पर है? जोधपुर। अब ध्यान रखना, यह जो तूरजी का झालरा है यह कला और सौंदर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झालरा माना जाता है। कला और सौंदर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झालरा कौन सा है? तूरजी का झालरा, जो कि काफी चर्चा का विषय भी बना रहता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वह जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह की पत्नी थी, जिनका नाम था रानी जय कंवर तूरजी। उनके द्वारा जो है गुलाबी पत्थर से मेहरानगढ़ की तलहटी में करवाया गया था। जिसका निर्माण जोधपुर के शासक
अबैसी की रानी जय कंवर तूरजी द्वारा मेहरानगढ़ की तलहटी में गुलाबी बलुआ पत्थर से करवाया गया। इसलिए ध्यान रखना, यह जो झालरें हैं यह हमें राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधि के साथ साथ इतिहास में स्थापत्य कला के रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में झालरा का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है, या राजस्थान में कौन सा झालरा स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो वह है तूरजी का झालरा। और यह जो झालरा आपको दिख रहा है यह गुलाबी पत्थर से पूरा बना हुआ है और इसमें यहां पर जो है पूरा जल क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और इसे ही कहा जाता है यह है तूरजी का झालरा। जो कि स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह अपने कला और सौंदर्य के कारण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह एक तरह से जोधपुर में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो यह जो है यह कहलाता है तूरजी का झालरा। अब इसके अलावा जो झालरा है वह है मायला बाग का झालरा, जिसे वर्तमान में हम महिला बाग के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं एक और अन्य झालरे की। मायला बाग महिला बाग झालरा, और यह भी कहां पर है, जोधपुर में। यानी इसका जो निर्माण है जोधपुर के शासक विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय के द्वारा गुलाब सागर झील के समीप इसका निर्माण करवाया गया। जोधपुर के शासक जिनका नाम था विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा गुलाब सागर
झील कहां पर है? जोधपुर में। के समीप करवाया गया। तो यह जिसे हम वर्तमान में महिला बाग के नाम से जानते हैं, वहां पहले मायला का मतलब अंदर का जो बाग था उसे मायला बाग, जिसे बाद में महिला बाग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक है सुखदेव तिवारी का झालरा। सुखदेव यह भी कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? अब इसका जो निर्माण है वह सुखदेव तिवारी जो है यह चिकित्सक थे, यानी घोड़ों का उपचार करते थे। तो चिकित्सा जो शास्त्री थे जिनका नाम था सुखदेव तिवारी या तिवारी सुखदेव चतुर्भुज, इनके पुत्र हुए उदयराम, उनके द्वारा मेहरानगढ़ की तलहटी में इनका निर्माण करवाया गया। अश्व चिकित्सक त्रिवाड़ी सुखदेव चतुर्भुजोत के पुत्र उदयराम ने मेहरानगढ़ की तलहटी में इसका निर्माण करवाया गया। और इसके बाद एक है जाड़ेची जी का झालरा। जाड़ेची जी का झालरा, यह भी कहां पर है? अब जब भी कभी झालरे का प्रश्न आए, कोई भी झालरे का नाम दे तो सीधा उत्तर क्या होगा? जोधपुर, क्योंकि झालरे सबसे ज्यादा कहां पर है? जोधपुर। अब इसका जो निर्माण है वह जोधपुर के शासक हुए अजित सिंह, और अजित सिंह की जो रानी थी बदन कंवर जाड़ेची, उनके द्वारा चांदपौल के बाहर इसका निर्माण करवाया गया, जो कि जोधपुर के जितने भी झालरे उनमें सबसे छोटा झालरा है। राजस्थान में सबसे छोटा झालरा जिसका निर्माण जोधपुर के शासक अजित सिंह की रानी बदन कंवर जाड़ेची द्वारा
चांद पॉल के बाहर करवाएगा। तो इस तरह से राजस्थान में जो कि झालरें, जिसका सबसे पहले निर्माण भी जोधपुर में हुआ, सबसे ज्यादा झालरें का प्रचलन भी जोधपुर में, और जितने भी झालरें हैं जो प्रमुख झालरें, चाहे वह राजस्थान का सबसे पहला झालरा हो, पांचोली केसरी सिंह का झालरा हो, कला और सौंदर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झालरा हो तूरजी का झालरा हो, चाहे वह सबसे छोटा झालरा हो जाड़ेची का झालरा हो, ये सभी जो प्रमुख झालरे हैं जोधपुर में हैं। और इस तरह से झालरें भी जो है राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन झालरे के जल का उपयोग पेयजल के रूप में नहीं किया जाता है। झालरे के जल का उपयोग धार्मिक कार्य, सामूहिक स्नान या अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। और इसके बाद राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की एक और प्रमुख विधि है जिसे कहा जाता है नेष्ठा। तो देखिए, बात करते हैं नेष्ठा की। नेष्ठा, जिसे नेहटा या नेड़ा भी कहा जाता है। अब यहां क्या है कि यहां जब किसी एक जल संसाधन में वर्षा का जल ज्यादा आ जाता है तो अतिरिक्त वर्षा जल को दूसरे जल संसाधन में या खेतों में स्थानांतरित किया जाता है। और स्थानांतरित करने की जो विधि या माध्यम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? नेष्ठा, नेहटा या नेड़ा कहा जाता है। क्या होता है? देखिए, किसी एक जल संसाधन में वर्षा जल की अधिकता, वर्षा जल की अधिकता होने पर किसी दूसरे जल संसाधन में जल संसाधन में स्थानांतरित करने की विधि या माध्यम नेष्ठा कहलाता है। तो ध्यान रखना, नेष्ठा जो है यह एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है। और जब किसी एक जल संसाधन, अब समझना कैसे, जो नाग पहाड़ है किस जिले में है? अजमेर। और जब नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है इस तरह से, तो यह जो लूनी नदी है जो कहां से निकलती है? अजमेर से। तो यहां अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद
जोधपुर, जोधपुर के बाद यहाँ बाड़मेर, बाड़मेर के बाद यहाँ जालोर और जालोर के बाद यहाँ कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती है। अब जब इस लूनी नदी में वर्षा के दिनों में जल की अधिकता होती है तो इसके जल को जालोर में जो है नालियां बनाकर इस तरह से कहां पहुंचाया जाता है, खेतों में पहुंचाया जाता है। तो जब एक जल संसाधन में वर्षा जल की अधिकता होती है तो उसे दूसरे क्षेत्र में या जल संसाधन में स्थानांतरित करने की जो विधि होती है, यहां जो नालियां होती है, इसे क्या कहा जाता है, नेष्टा, नेहटा कहा जाता है। इसीलिए पाली और जालोर में जो लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र है उसे नेड़ा कहा जाता है, जो कि नेष्टा और नेहटा का अपभ्रंश या स्थानीय नाम है, नेड़ा। क्लियर हो गया। अब यहां राजस्थान में कहां प्रचलित है, तो यहां पश्चिमी राजस्थान में जो है लूनी बेसिन में गोडवाड़ प्रदेश के जालोर जिले में है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में नेष्टा का सर्वाधिक प्रचलन लूनी बेसिन के गोडवाड़ प्रदेश के जालोर में है। यह ध्यान रखना, नेड़ा का सबसे ज्यादा प्रचलन कहां मिलेगा आपको, जालोर में, और लूनी नदी के आसपास का जहां पर नेष्टा के प्रचलन या नेष्टा का सर्वाधिक प्रचलन है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नेड़ या नेड़ा कहा जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि नेष्टा जो है यह वर्षा जल संरक्षण की विधि के रूप में नहीं, वर्षा जल आधारित जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने राजस्थान में जल संरक्षण की जो परंपरागत, जिसमें वर्षा आधारित और भूमि जल यानी भूजल आधारित कौन कौन सी जल संरक्षण की विधियां हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। इसमें एक और विधि जो है वह है बावड़ी, जिसे हम वापी के नाम से भी जानते हैं। तो बावड़ी जो है वह एक तरह से भूजल संरक्षण की विधि है और उसका निर्माण जल संरक्षण साथ में पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया है। और राजस्थान में जो बावड़ियां हैं, यह स्थापत्य कला का भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। तो इसीलिए हम राजस्थान में बावड़ी या वापी का जो है अध्ययन एक अलग चैप्टर के रूप में, जिसमें राजस्थान की स्थापत्य कला के उदाहरण कौन कौन से उसके अंतर्गत और साथ में जल संरक्षण के रूप में किस तरह से वह उपयोग में लाई जा रही है या उसके बारे में क्या पूछा जा सकता है और राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।